आज की क्लास में हम मुख कल्पना का अध्ययन करेंगे। तो मुख कल्पना या मुख के बारे में अगर कहें तो ये मोस्ट कॉमन रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन है। जितनी भी मेडिसिन हम लेते हैं उसको ओरल रूट से ही लेते हैं, लेकिन यहाँ पर हम इंटरनल यूज़ की बजाय एक्सटर्नल यूज़ जो हम मुख के थ्रू करते हैं उनका अध्ययन करेंगे। तो ज़्यादातर जो मेडिसिन होते हैं वो मुख कल्पना के थ्रू अंदर जाते हैं, इंटेस्टाइन में डाइजेशन होता है, उसके बाद उसका इफ़ेक्ट होता है। और दूसरा जो मेडिसिन होता है वो होता है जो हम टॉपिकली माउथ में अप्लाई करते हैं, यानी जो लोकल यूज़ करते हैं। तो जो लोकल इफ़ेक्ट होता है वो मुख प्रदेश में अगर कोई रोग हो या वहाँ पर संबंधी कोई औषध उपचार अगर हमको करना है तो हम लोकल ट्रीटमेंट पर ज़्यादा फोकस करते हैं। इसके अलावा कुछ ऐसी मेडिसिन भी होती हैं जिनका एब्जॉर्प्शन सबलिंगुअली होता है, लेकिन वो एब्जॉर्ब होकर के उनका जो एक्शन साइड होता है वो अलग होता है। जो टॉपिकल मेडिसिन होती हैं ओरल साइड की, उनका जो मेन एक्शन का एरिया होता है वो मुख प्रदेश ही होता है। तो अगर मुख कल्पना की बात की जाए तो मुख्य रूप से 3 मुख कल्पना होती हैं, गंडूश, कवल और प्रतिसारण। तो इनमें भी 2 जो हैं कवल और गंडूश, ये मुख्य रूप से हैं। तो मुख प्रयोगार्थ जो कल्पनाएं होती हैं, इसका जो मुख और ओष्ठ से लेके गले तक जो स्थानिक क्रिया की जाती है उन्हें हम मुख प्रयोग कल्पना कहते हैं। तो 3 इनको कहा जाता है, लेकिन कई लोगों का कहना है गंडूश कवल एक में काउंट करके प्रतिसारण, लेकिन इनकी जो मेन है वो है गंडूश और कवल। अगर संहिताओं की बात की जाए तो कवल और गंडूश का वर्णन जो है नस्य और वमन चिकित्सा के पश्चात कर्म के रूप में किया गया है, और इसका मेन जो एम होता है बकल कैविटी जो है, हमारी मुख जो एरिया होता है उसको साफ करने के लिए कहा गया है। तो ये सेकेंडरी ट्रीटमेंट हो गया, लेकिन हम जो मुख कल्पना की बात करेंगे वो हम करेंगे कि प्राइमरी ट्रीटमेंट में ये या फिर मेन ट्रीटमेंट के रिव्यू में ये कैसे काम करते हैं। तो 3 प्रकार की होती हैं मुख कल्पना, गंडूश, कवल और प्रतिसारण। तो सबसे पहले जो जरूरी कल्पना है या इम्पॉर्टेंट कल्पना है उनका हम वर्णन देखेंगे। नॉर्मली जो गंडूश और कवल होते हैं इनमें जो औषधि उपयोग की जाती है वो कषाय और तिक्त रस प्रधान होती हैं। इन्हीं औषधियों को क्वाथ, स्वरस, कल्क या उष्णोदक के रूप में मुख में धारण या फिर निकाला जाता है। तो सबसे पहले हम देखेंगे गंडूश के बारे में। असंचार्या तु या मात्रा गंडूशा स प्रकीर्तिता, या अगर अलग आचार्य के अनुसार देखें तो असंचार्यो मुखे पूर्णे गंडूशः कवलो अन्यथा, यानी अगर हम मुख में या मुंह में किसी भी लिक्विड की इतनी क्वांटिटी भरते हैं कि हमारे मुख में किसी भी प्रकार का मूवमेंट ना हो, या मुख में हम लिक्विड भर के उसमें कोई भी मूवमेंट ना करें, उसी तरह से मुख को स्थिर रखें, तो इसे गंडूश कहा जाता है। कवलो अन्यथा, अगर वो जो लिक्विड है उसको हम इतना भरें कि हम उसका संचरण कर सकें, उसको एक जगह से दूसरे स्थान पे मूव कर सकें, या फिर नॉर्मली कहें तो कुल्ला करने, तो उसे कवल कहा जाता है। तो पहले हम देखते हैं गंडूश के बारे में, ठीक है। तो ये उतनी द्रव की मात्रा जिसे मुख के अंदर घुमाया या फिराया ना जा सके उसे गंडूश कहते हैं। नॉर्मली इसमें लिक्विड जो मटेरियल होता है या द्रव पदार्थ होता है उसे ही गंडूश के रूप में प्रयोग किया जाता है। अगर संहिता में देखें तो गंडूश के हमको 4 प्रकार मिलते हैं, स्निग्ध, समन, शोधन और रोपण। तो जैसा इनका नाम है या जो इनकी वैरायटी है ये इनके कर्म के अनुसार है। तो हमारे मुख में अगर स्नेहन की आवश्यकता है तो हम स्निग्ध गंडूश का यूज़ करेंगे, शमन की ज़रूरत है तो समन गंडूश का यूज़ करेंगे, शोधन की आवश्यकता है तो शोधन गंडूश का, और रोपण की तो रोपण का। तो स्नेहन यानी लुम्ब्रिकेंट्स, यानी हमारे मुख को स्नेहन प्रदान करता है। ज़्यादातर ये वातज रोगों के लिए हम यूज़ करते हैं स्निग्ध गंडू का, और अगर पित्तज रोग है तो उस कंडीशन में हम समन गंडूश का उपयोग करते हैं। कफ संबंधी अगर रोग है तो हम शोधन गंडूश का यूज़ करते हैं, और अगर हमारे मुख में व्रण हो गया है तो हीलिंग के लिए या रोपण क्रिया के लिए हम रोपण गंडूश का उपयोग करते हैं। तो स्नेहिक गंडूश के जो द्रव्य होते हैं वो स्नेह गुण प्रधान होते हैं।
शमन गंडूश के जो द्रव्य होते हैं ये मधुर और शीत गुण युक्त होते हैं। शोधन गंडूश के द्रव्य कटु, अम्ल, लवण और उष्ण गुण प्रधान होते हैं। रोपण गंडूश जो होते हैं ये कसाय और तिक्त रस वाले होते हैं। ठीक है, तो इन्हीं के ही बारे में आगे बताया गया है कि स्निग्ध गंडूश में स्वीट, अम्ल, लवण यानी स्वादु यानी मधुर रस, अम्ल रस और लवण रस, ये 3 रस पाए जाते हैं और ये जा कर के स्नेहन का काम करती है। नेक्स्ट समन गंडूस। शमन गंडूस के जो औषध द्रव्य होते हैं वो तिक्त, कसाय और मधुर रस वाले होते हैं। ये जा कर के समन का कार्य करते हैं। शोधन जो गंडूस होते हैं इसके जो द्रव्य होते हैं वो तिक्त रस, कटु रस, अम्ल रस, लवण रस और उष्ण गुण वाले होते हैं और जाकर के कफ का शमन करते हैं। रोपण गंडूश की अगर बात की जाए तो इसके जो द्रव्य होते हैं वो कसाय रस और तिक्त रस वाले होते हैं। ये जाकर के रोपण का कार्य करते हैं। गंडूश के जो द्रव्य होते हैं मुख्य रूप से स्नेह, क्षीर, मधुदक यानी मधु और उदक, मधु के साथ जो जल मिलाकर के लिया जाता है। शुक्त संधान की एक वैरायटी जहाँ वो अम्ल अवस्था में रहता है। मद्य, मांसरस, मूत्र यानी गौमूत्र, धान्याम्ल, तो ये कोई भी लिक्विड होता है उसे हम गंडूश के रूप में प्रयोग करते हैं। अगर गंडूश की विधि देखें तो निवाते सा आतपे स्विन्नम मृदितम स्कंधरम गंडूशम अपिबन किंचिद उन्नतस्य विधारयेत, यानी यहाँ पर कंडीशन बताई गई है कि निवात स्थान जहाँ पर वात का डायरेक्ट आना जाना ना हो ऐसी जगह पर सा आतपे, चाहे तो हम उष्ण स्थान पर गंडूश का उपयोग कर सकते हैं। स्विन्नम मृदितम स्कंद कंधरा यानी उसके फेस को और गले वाले रीजन को और कंधे के रीजन को हम क्या करेंगे, शोल्डर और नेक रीजन को स्वेदन और स्नेहन करेंगे। किंचित उन्नतस्यो, अस्य मीन्स होता है मुख और उन्नत मीन्स ऊंचा करना, उसके मुंह को थोड़ा सा ऊंचा करेंगे। गंडूशम अपिनम किंचित उन्नतस अस्य धारते, उसके बाद उसको गंडूश के लिए जो मेडिसिन बताई गई है उसको धारण करने के लिए कहा जाएगा। अब गंडूश को धारण तो कर लिया लेकिन कब तक धारण करना है, तो कफ पूर्ण अस्यता, कफ पूर्ण, कफ मतलब कि स्निग्ध पार्ट या श्लेष्म भाग, अश्य मीन्स मुख, जब तक उसके मुख जो है वो पूरी तरह से कफ से भर नहीं जाता। दूसरी कंडीशन है यावत स्त्रवती घ्राण अक्षत अथवा, जब तक उसकी घ्राण मीन्स नाक, अक्ष मीन्स आँख, तो जब तक उसकी नाक और आँख से स्त्राव नहीं आने लगता तब तक हमको गंडूश धारण करने के लिए कहना चाहिए। ठीक, गंडूश में वैसे तो द्रव पदार्थ का यूज़ किया जाता है, लेकिन अगर आपको उसमें किसी चूर्ण का उपयोग बताया गया है तो हमें उस चूर्ण को प्रक्षेप के रूप में 6 ग्राम की मात्रा में डालना चाहिए। अगर गंडूश के लाभ देखते हैं तो स्नेह का गंडूश करने से जो हमारा मैंडिबल रीजन है, हनु, और हमारी जो आवाज़ है वो बढ़ती है, बल का वर्धन होता है उस जगह पे, मुख के मांस में वृद्धि होती है, जिह्वा का शोधन होता है, मुख और कंठ को ये ड्राई होने से बचाती है, होठों का फटना बंद हो जाता है, दांत और मसूड़े बल्ले हो जाते हैं। अगर आपके मसूड़े या गम में पेन हो रहा है तो वो दूर हो जाता है। अगर हम अम्ल द्रव्यों का सेवन कर रहे हैं और हमको सेंसिटिविटी की प्रॉब्लम हो रही है जिसे दंत हर्ष बोलते हैं तो वो दूर हो जाते हैं और ये हमारे दांतों को मजबूत करता है। तो गंडूश की ये वैरायटी है, उसके प्रकार हैं, उसकी प्रोसीजर है और उसके लाभ हैं। नेक्स्ट हम देखेंगे कवल को।
तो कवल की डेफिनेशन इसलिए नहीं दी गई है क्योंकि जो गंडूश की डेफिनेशन है वहीं पर आपको उसकी डेफिनेशन मिलेगी असंचारी मुखे पूर्णे गंडूशा कवलश्चरा, यानी अगर वो जो मात्रा जो असंचारी है अगर वो हम एक स्थान से दूसरे स्थान घुमाने ले जाएं तो उसे हम कवल कहते हैं। यानी औषध में किसी भी लिक्विड की या औषध की मात्रा को मुंह में भर के अगर एक जगह से दूसरी जगह हिलाया जाए तो उसे कवल कहा जाता है। जिस प्रकार से कवल गंडूश की 4 वैरायटी है उसी प्रकार से सुश्रुत ने कवल की 4 प्रकार का वर्णन किया है। उन्होंने समन के स्थान पर प्रसादन शब्द यूज़ किया है। तो उन्होंने 4 कवल बताए हैं, स्नेहन, प्रसादन, शोधन और रोपण। और सेम वही कंडीशन है कि अगर हम स्नेहन कवल का यूज़ कर रहे हैं तो मधुर और अम्ल लवण रस होंगे और इसे गर्म अवस्था में यूज़ करेंगे। प्रसादन कवल को हम ठंडी अवस्था में यूज़ करेंगे। शोधन कवल जो होते हैं इसमें तीक्ष्ण और उष्ण द्रव्य आते हैं। रोपण को हम कसाय द्रव्य यूज़ करते हैं और गर्म अवस्था में यूज़ करते हैं। अगर कवल के लाभ की बात की जाए कि ये किस कंडीशन पर लाभ करता है तो मन्या, सिरा, कर्ण, मुख, अक्षी रोगा, जितने भी ऊर्ध्व जत्रुगत रोग होते हैं नॉर्मली कंठ, गला, ईयर, माउथ, आई, ये सब ऊर्ध्व जत्रुगत होते हैं। तो इनसे संबंधित कोई भी रोग जो होते हैं वो कवल से दूर होते हैं। प्रसेक, अगर बार बार आपका सलाइवा अधिक मात्रा में निकल रहा है। कंठ, आमय, आमय मीन्स रोग, कंठ मीन्स थ्रोट, तो थ्रोट से कोई डिजीज़ है अगर हमको, हृदलास, नौजिया की कंडीशन है, मुंह में ड्राइनेस है, तंद्रा है, अरुचि है, पीनस, इन कंडीशन में हम कवल का उपयोग कर सकते हैं। ठीक है। कवल का धारण करने का वर्णन जो भी पंचकर्म हम करते हैं नॉर्मली पश्चात कर्म के रूप में वमन के पश्चात इसका वर्णन मिलता है, जो शुष्कता आ जाती है उसको दूर करने के लिए। ठीक है। तो और गंडूश और कवल के लिए ये बताया गया है कि गंडूश और कवल जो है 5 वर्ष की आयु के पश्चात ही धारण करना चाहिए, इससे पहले कवल और गंडूश का धारण नहीं करना चाहिए। तो नॉर्मली जब भी हम गंडूश या कवल पेशेंट को देते हैं तो हमको लोकल स्नेहन और स्वेदन करना चाहिए। और अगर हम स्वस्थ व्यक्ति को गंडूश या कवल दे रहे हैं तो 3, 5, 7 दिन ऐसे दे सकते हैं। ठीक है। और इसकी पूर्ण होने की क्या कंडीशन बताई थी मैंने गंडूश की, कि जब नेत्र से और नाक से स्राव आने लगे और मुख में कफ पूरी तरह से भर जाए, तब तक हमको इनका धारण करना चाहिए। नेक्स्ट आता है प्रतिसारण। प्रतिसारण मीन्स होता है फैलाना। ठीक है। तो यहाँ फैलाने से मतलब है कि किसी भी औषधि के चूर्ण को लेकर के हम अपने अंदर बकल कैविटी में या बकल म्यूकोसा में जब अप्लाई करते हैं तो उसे प्रतिसारण कहते हैं। कल्को रसक्रिया चूर्ण त्रिविधम प्रतिसारणम युज्यात तत्कफ रोगेशु गंडिसा विहितो। तो ये जो प्रतिसारण होता है इसमें भी कल्पना के अनुसार 3 प्रकार से हो सकते हैं। या तो हम कल्क का यूज़ करेंगे, या तो रसक्रिया का यूज़ करेंगे, या तो हम चूर्ण का यूज़ करेंगे प्रतिसारण के रूप में। इसमें उंगली के द्वारा या रुई पर कोई सलाई जैसा लगा करके उसमें हम मेडिसिन लगा करके मुख, कंठ या तालू के अंदर अगर लेप करते हैं तो उसे प्रतिसारण कहा जाता है। मुख्य रूप से जो शहद होता है उसके साथ ही हम कोई चूर्ण मिला करके प्रतिसारण की क्रिया करते हैं। ठीक है। तो सुश्रुत ने कल्क, रस क्रिया और चूर्ण के साथ साथ शहद को भी प्रतिसारण का एक प्रकार माना है। ठीक है। इसके अलावा हम चाहें तो बोल सकते हैं कि जो पेस्ट दांतों पर हम जो मंजन करते हैं चूर्ण रूप में उसे भी हम प्रतिसारण कर सकते हैं, और जो टूथपेस्ट हम करते हैं उसको हम कल्क प्रतिसारण कह सकते हैं। ठीक है। तो ये प्रतिसारण एक तरह से कई लोग मंजन से अप्लाई करते हैं, लेकिन ये चूर्ण को अगर हम बकल कैविटी में लगाते हैं तो उसे भी कहा